अपने सिर पर लकड़ी का बक्सा लिए अनाथाश्रम के अंदर दौड़ा जा रहा है। उसने अनाथाश्रम के दरवाजे पर वो बक्सा रखा और घंटी बजाकर भाग गया। घंटी की आवाज सुन जैसे ही अनाथाश्रम की वार्डन ने दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने एक बक्सा दिखाई दिया, जिसे खोलकर देखने पर उसके होश उड़ गए। कोई 2 दिन की बच्ची को खूब सारी चिट्ठियों के साथ एक बक्से में बंद कर अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया था। एक औरत स्टडी टेबल पर बैठी रोते हुए किसी को खत लिख रही है। उसके हाथ पैर में खूब सारे कटने के निशान भी हैं, पर उसका लिखा एक भी अक्षर कागज पर दिखाई नहीं दे रहा। उसने पूरा खत लिखकर उसे अच्छे से मोड़ा और एक लकड़ी के बक्से में डाल उसे बंद कर दिया। पर अभी उसे एक काम और करना था, जिसके लिए उसने ऊपर पंखे पर साड़ी डाल रखी थी। फिर साड़ी से फांसी का फंदा बनाते हुए एक कुर्सी पर खड़ी हुई ही थी कि तभी 2 लोग दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस गए। इतनी जल्दी खुशियाँ नहीं मिलती कुमुद, उसके लिए पहले बहुत सारा दुख सहना पड़ता है। जिन 2 लोगों ने दरवाजा तोड़ा था उनके साथ एक औरत भी कमरे में आई थी, जिसने कुमुद के मरने की कोशिश नाकाम कर दी। तुम मार क्यों नहीं देती मुझे? जिंदा क्यों रखा है मुझे? तड़पने के लिए तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे चुकी हूँ। अब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फल खराब होने से पेड़ को नहीं काटा जाता, बल्कि उसका इलाज किया जाता है। अब तेरा भी इलाज होगा। ले चल इसे बेसमेंट में। औरत का फरमान सुन कुमुद डर गई थी। उसने तुरंत ही फंदा गले में डाला और कुर्सी को झटके से गिरा बीच हवा में तड़पने लगी। पर वो जल्दी ही उसे फंदे से निकालकर जबरदस्ती बेसमेंट में ले गए। बेसमेंट दरअसल ऑपरेशन की जगह थी, जहां पहले से ही चारों तरफ खून और मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। ये सब देखकर कुमुद जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा शायद कोई उसकी चीख सुनकर उसकी मदद के लिए आ जाए, शायद आज उसकी जान बच जाएगी। पर उसकी आवाज सुनकर तो खूब सारे नवजात बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते कुमुद को ऑपरेशन टेबल पर लेटा कर बांध दिया गया। इसके बाद बिना बेहोश किए ही कुमुद का ऑपरेशन शुरू हो गया। बहुत चीखने, चिल्लाने और रोने के बाद कुमुद ने तड़पते हुए अपनी जान दी। वो जिंदा से मुर्दा हो गई। इधर कुमुद ने जिस बक्से में अपना लिखा हुआ खत डाला था, उसमें अचानक से एक हलचल हुई। तभी एक आदमी चुपके से कमरे में आया और वो बक्सा उठाकर घर से दूर जंगल की ओर चल दिया। 27 साल बाद राजीव और सुहानी शादी के 3 साल बाद अपना दूसरा हनीमून मनाने देहरादून आए हैं। दूर शराबे से दूर उन्होंने एक ऐसा बंगला चुना जहां महीनों तक किसी का आना जाना नहीं होता। बंगला तो अच्छा है राजीव, पर बहुत दूर भी तो है। हाँ, अब दूरियां तो हमारे बीच भी बढ़ गई है ना, उसे कम करने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। अब ज्यादा सोचो मत, इस जगह की भी एक खास हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री? देखो फिर जाग गया ना तुम्हारा रिपोर्टर वाला दिमाग। खबर सुनी नहीं कि रिपोर्टिंग चालू। नहीं बताना है तो मत बताओ, पर फालतू के जोक मत मारो। अब मुझे इन पर हंसी नहीं आती। अच्छा बाबा ठीक है, बताता हूँ। कहते बंगला एक समय में मैटरनिटी अस्पताल हुआ करता था, जहां उन औरतों की डिलीवरी करवाई जाती थी जिनकी शादी नहीं हुई हो या फिर पति ने घर से निकाल दिया हो, और फिर कोई हादसा हुआ और सब कुछ बंद। लेकिन 7 साल पहले किसी ने इस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम डाला और केस जीतकर वापस रहने लगा। अपने पति राजीव की बात सुन सुहानी एक पल को सोच में पड़ गई, पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे बंगले की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। लेकिन गौर से देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर खुद ही इसे अपने दिमाग का वहम मान सुहानी अपने पति के साथ बंगले के अंदर जाने को चल दी। बंगले में दोनों के स्वागत के लिए एक अधेड़ उम्र की महिला हाथ में फूल लिए खड़ी थी। हाय, मैं मैडम लिली। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैडम लिली की बात सुनकर सुहानी ने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाया और बंगले को गौर से देखने लगी। तभी मैडम लिली ने सुहानी से पूछा, कौन सा महीना चल रहा है? मैडम लिली की बात सुनकर सुहानी एक पल को थम सी गई। उसने चौंकते हुए मैडम लिली से तुरंत कहा, तुम्हें कैसे पता मैं पेट से हूँ?
अरे भाई, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं एक मैटरनिटी डॉक्टर हूँ, मेरा काम है ये। क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं कोई डायन या भूतनी हूँ जिसे सब अपने आप ही पता चल जाता है? मैडम लिली की बात सुनकर सुहानी हंसने लगी। बहुत दिन बाद सुहानी को इस तरह से हंसता देख राजीव को यहाँ आना सही लग रहा था। बातचीत होने के बाद राजीव और सुहानी ने मैडम लिली के साथ ही डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। राजीव और सुहानी दिन भर की भाग दौड़ से थक गए थे, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही दोनों गहरी नींद में सो गए। रात अभी अपने उफान पर थी, तभी सुहानी को ऐसे लगा जैसे कोई उसके पैर में गुदगुदी कर रहा है। राजीव, सोने दो ना, ये सब कल करते हैं, थक गई हूँ मैं बहुत। सुहानी ने नींद में बड़बड़ाते हुए जैसे ही करवट ली तो उसका हाथ बगल में सोए हुए राजीव पर गया, जिसे महसूस कर सुहानी की नींद एक पल में उड़ गई। राजीव अगर बगल में सोया हुआ है तो मेरे पास कौन था? खुद से कहते हुए जैसे ही सुहानी ने बिस्तर के नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे कमरे के बाहर एक सिक्के के गिरने की आवाज सुनाई दी। सुहानी ने जब बाहर जाकर देखा तो जमीन पर एक सिक्का गिरा हुआ था और उससे कुछ कदम दूर एक और सिक्का और उससे कुछ दूर एक और। सुहानी बारी बारी से एक एक सिक्का उठाते हुए एक दरवाजे तक आ पहुंची। उसने जब दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो कमरे में घुप अंधेरा था और इसी कमरे के आखिर में उसे एक बक्सा भी दिखा जिसमें अपने आप ही कुछ हलचल हो रही थी। सुहानी शक करते हुए जैसे ही बक्से के पास पहुंची तो तेजी से दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और कमरे के कोने में खूब सारे बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। इतने सारे बच्चों की आवाज सुनकर डर के मारे सुहानी का हलक सूखने को हो गया। उसने तुरंत ही अपने फोन की फ्लैश लाइट चला। जैसे ही कमरे को देखा तो उसके होश ठंडे पड़ गए। कमरे में सैकड़ों 1 साल से कम उम्र के नवजात बच्चे थे, जिनकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे जिनसे खून और कीड़े निकल रहे थे। सबके सब बच्चे देखते ही देखते सुहानी की ओर बढ़ने लगे और उसे नीचे गिरा उसके जिस्म से मांस नोच कर खाने लगे। सुहानी अपने ही खून में लथपथ दर्द से तड़प रही थी। एक एक सांस के लिए चिल्ला चिल्ला कर भीख मांग रही थी, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि उसके अंदर भी एक नन्ही सी जान पल रही है, सुहानी ने अपनी हिम्मत समेटी और बच्चों को कुचलते हुए वो उसी बक्से के पास आ गई जो उसने कमरे में आने से पहले देखा था। उस बक्से में अभी भी हलचल हो रही थी, पर अजीब बात ये थी कि सैकड़ों नवजात बच्चे जो इस वक्त सुहानी के खून के प्यासे थे, उनमें से एक भी बच्चा उस बक्से के पास नहीं आ रहा था। सुहानी तुरंत ही समझ गई कि ये बक्सा ही उसे मरने से बचा सकता है। यही सोचकर सुहानी ने जैसे ही वो बक्सा खोला तो उसमें से तेज काली रोशनी निकली, जिससे सुहानी का चेहरा झुलस गया। फिर भी उसने बक्से को बंद करने से पहले अपना हाथ अंदर डाल कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर उस बेचारी को क्या पता था कि उसने अपना हाथ खुद ब खुद मौत के मुंह में डाल दिया। सुहानी को ऐसे लग रहा था मानो उसने किसी जानवर के दांतों के बीच अपना हाथ रख दिया हो और वो जानवर उसके हाथ की हड्डी को चूरा बना रहा हो। अपनी पूरी जान लगाकर सुहानी ने जब अपना हाथ बाहर खींचा तो उसका हाथ लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसने पूरी ताकत से कुछ पकड़ा हुआ था। एक चिट्ठी